हेलो प्रेम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का शॉर्ट रिवीजन मैप के माध्यम से। खासकर आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए रिवीजन बैच हो सकता है। कोई रिवीजन क्लासेस है, इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से उठाकर आप देख सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम क्लास पे आते हैं। आज मैं उससे आगे नेक्स्ट पार्ट कवर करूँगा। बात करेंगे विभाजन के बारे में पश्चिमी घाट का। तो कच्छ के रण से काठीवाड़ा तक के गुजरात यानी ये एक पार्ट में डिवीज़न किया गया है। दूसरा पार्ट अगर देखेंगे कोंकण तट महाराष्ट्र में जो स्थित है, ये दूसरा पार्ट हुआ। और तीसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे गोवा का तट, और चौथा पार्ट के बारे में बात करेंगे मालाबार का तट यानी केरल में। पश्चिमी घाट को 4 भागों में डिवीज़न किया गया: कच्छ का रण, कोंकण, गोवा, मालाबार। ये 4 पार्ट हैं जिसमें डिवीज़न किया गया है पश्चिमी तटीय को। विस्तार की बात करेंगे तो गुजरात के तट से लेकर केरल के तट तक के इसका विस्तार मिलता है। ये एक संकीर्ण पट्टी की नुमा आपकी गुजरात से लेकर केरल तक के ये पूरा फैले मिलेगा आपको। यहाँ की नदियाँ जो गिरेंगी इस साइड, पश्चिम साइड में जितनी नदियाँ गिरेंगी वो डेल्टा ना बनाकर क्या बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी। ध्यान रखना, एस्चुरी क्या होता है, एक गहरा गड्ढे टाइप का बनाएंगी। और डेल्टा क्या होता है, अपनी जमाव से लाए हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जमा करती जाती हैं, वो ऊंचा होता जाता है और टीला टाइप का, उसी को डेल्टा बोलते हैं। दोनों में अंतर भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे पत्तन और बंदरगाह विकास के लिए अनुकूल माना जाता है पश्चिमी घाट, यानी जहाँ पे गहराई होगी वहाँ पे पत्तन और बंदरगाह जैसे चीज़ों का आप निर्माण कर सकते हैं। आगे बात करेंगे मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर व दक्षिण में चौड़ा मिलेगा आपको। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, मध्य में आप संकीर्ण देखेंगे, उत्तर और दक्षिण दोनों भाग में आपको चौड़ा दिखाई देता है। पूर्वी तटीय की वहीं बात करेंगे, पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, यानी अगर देखा जाएगा पूर्वी तट पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा मिलता है। पत्तनों की संख्या इधर कम मिलेगी और इधर पत्तनों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि डेल्टा का निर्माण होता है पूर्वी घाट में, तो यहाँ पे पत्तन बहुत ही कम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पत्तन बनाने के लिए आपको गहराई चाहिए होता। यहाँ की नदियाँ विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी पूर्वी घाट की नदियाँ जितनी भी गिरती हैं डेल्टा का निर्माण करेंगी, और पश्चिमी घाट की नदियाँ जितनी भी गिरेंगी गार्ज का यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। विभाजन की बात करेंगे, पूर्वी तट को विभाजन उत्तरी सरकार तट कोरोमंडल यानी 2 भागों में विभाजन किया गया पूर्वी तट को। और वहीं पश्चिमी तट की बात करेंगे 4 भागों में विभाजन किया गया। इनको याद जरूर करना। तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, जैसे गोवा हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। यानी तट से लगे राज्य कितने हैं, 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तट से हमारे 9 राज्य लगते हैं, इनको जरूर याद कर लेना। विभाजन की बात करेंगे, पश्चिमी तट, पूर्वी तट 2 भागों में विभाजन किया गया है भारतीय तट को। तट रेखा की कुल लंबाई बात करेंगे तो 7516 किलोमीटर तटरेखा की कुल लंबाई मिलती है। मुख्य भूमि तट रेखा की बात करेंगे तो 5422 किलोमीटर मिलता है। वहीं द्वीपीय तट को अगर जोड़ लिया जाएगा तो ये आपको 7516 किलोमीटर मिलता है, जो कि द्वीपीय तट का अगर बात करेंगे तो 2094 किलोमीटर कवर करता है। सर्वाधिक लंबा तट की बात करेंगे तो गुजरात है, और सबसे छोटा तट रेखा की बात करेंगे तो हमारा कौन सा, पांडुचेरी राज्य यानी गोवा में स्थित है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार हैं। ये तट से लगे हुए हमारे द्वीप हैं। आगे बात करेंगे द्वीप समूह
फिर भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा हमारा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहलाता है। बात करेंगे लक्षद्वीप समूह द्वीप के बारे में, तो अवस्थिति की बात करेंगे तो केरल के तट से 280 से 480 किलोमीटर की दूर अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। पूर्व नाम इसकी बात करेंगे तो लकाद्वीप या मिनिकॉय, अमीनी द्वीप कहते थे। विभाजन की बात करेंगे तो इसका अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में, लकाद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में आपको मिलते हैं। वर्तमान में इसका नाम बात करेंगे तो लक्षद्वीप है। 1973 से ये नाम रखा गया था लक्षद्वीप। प्रवाल निक्षेप से यह निर्मित है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का अगर पूछा जाए निर्माण कैसे हुआ तो प्रवाल भित्ति या प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32 वर्ग किलोमीटर में हमारा लक्षद्वीप फैला हुआ है। द्वीपों की संख्या बात करेंगे लक्षद्वीप में तो 36 द्वीप है। राजधानी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की राजधानी हमारा क्या है? कवरत्ती है। इनको जरूर याद कर लेना। लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या है? एड्रॉट है। और भी जानकारी देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य से होकर जाती है। वहीं 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य से होकर जाती है। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल दोनों याद कर लेना, बार बार रिपीटेड किए क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा द्वीप एड्रॉट है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल ये दोनों याद करना। आगे बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो द्वीपों की संख्या बात करेंगे अंडमान निकोबार में तो 550 द्वीप समूह है। अराकान योमा श्रृंखला के बारे में पूछता तो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की अगर विभाजन किया जाए तो ये 4 भागों में विभाजन किया जाता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार के बारे में और भी जानकारी देखेंगे तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमारा डंकन पास स्थित है। तो डंकन पास पूछा जाता है तो किसके मध्य है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य हमारा डंकन पास स्थित है। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करेंगे तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करेंगे तो लिटिल अंडमान कार निकोबार के मध्य स्थित है। आगे बात करेंगे तो निकोबार द्वीप समूह का विभाजन कार निकोबार, ग्रेट निकोबार 2 भागों में बांटा गया है निकोबार को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी की बात करेंगे तो हमारी 2 ज्वालामुखी स्थित है, एक बैरन द्वीप है, दूसरा नारकोंडम। बैरन द्वीप हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम हमारा शांत ज्वालामुखी स्थित है। इनको जरूर याद करना, ज्वालामुखी भी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल से निर्मित है हमारा अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार की निर्माण के बारे में पूछा जाए तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल से हमारा निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी की बात करें जाए तो हमारा क्या है? माउंट थुलियर है, 642 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। राजधानी की बात किया जाएगा अंडमान निकोबार की तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। सर्वोच्च चोटी की बात करा जाए अंडमान निकोबार की तो हमारा क्या है? सैंडल पीक है जो 732 मीटर मिलता है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे बात करेंगे हमारा आ गया अफवाह तंत्र। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं? निश्चित वाहकायों यानी नदियों, नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को या अपवाह को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, यानी अपवाह तंत्र बोलते हैं। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोला जाता है, यानी जितनी भी नदियाँ हमारी फ्लो हो रहे हैं उन्हीं की जाल को हम क्या बोलते हैं? अपवाह या ड्रेनेज सिस्टम तंत्र बोलते हैं। आगे बात करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में। तो हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र 2 भागों में बांटा गया भारतीय अपवाह तंत्र को। हिमालयी अपवाह तंत्र में आते हैं सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, यह हिमालयी अपवाह तंत्र है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। तो
हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र में सबसे पहले आता है सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका उद्गम के बारे में बात करते हैं तो कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू के निकट हिमनद से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करेंगे सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में अगर देखा जाए इसकी लंबाई की बात कितनी होगी 1114 किलोमीटर ये भारत में तय करती है और कुल इसकी लंबाई देखा जाएगा 2880 किलोमीटर है। बाकी की पाकिस्तान में इसका तय होता है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे बड़ी पश्चिम नदी है। अगर पश्चिम में सबसे बड़ी नदी की बात किया जाएगा तो हमारा कौन सा सिंधु नदी है। तिब्बत में इसका नाम शिंगे खम्बान या शेरमुख, जब वहाँ से उद्गम होता है इसका बोखरचू के निकट हिमनद से तो वहाँ पर इसका नाम तिब्बत में क्या पड़ता है शिंगे खम्बान या शेरमुख। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ के बारे में। तो दाएं तट से इसकी सहायक नदियाँ के बारे में पहले देखते हैं। तो गिलगित हुआ, श्योक हुआ, काबुल हुआ। दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गिलगित हुआ, श्योक हुआ, काबुल हुआ। बाएं तट से इसकी सहायक नदियाँ के बारे में बात करेंगे तो पंचनद में बात करेंगे हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। तो पंचनद में हमारे सतलज हुआ, ब्यास हुआ, रावी हुआ, चेनाब हुआ, झेलम हुआ, ये सब हमारे पंचनद बाएं तट से आकर मिलती हैं। जास्कर भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, याद रखना। कभी कभी क्रम में लगाने को दे दिया जाता है सहायक नदियों के, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ लिया जाता है, तो क्रम याद रखना। अगर देखा जाए यह कराची के पूर्व में स्थित अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी का अगर पूछा जाए मोहाना कहाँ पे बनता है तो अरब सागर में बनता है। आगे बात करेंगे इनकी सहायक नदियों के बारे में। जैसे पहले बात करेंगे हम झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी का अगर देखा जाए उद्गम स्थल तो पीर पंजाल श्रेणी के बैरीनाग झरने से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम की बात करेंगे तो कहाँ से होता है पीर पंजाल श्रेणी के बैरीनाग झील से या झरने से होता है। इसकी प्रमुख तटीय शहर के बारे में बात करेंगे तो श्रीनगर है, झेलम नदी पर स्थित है। और सहायक नदियाँ की बात करेंगे झेलम नदी की तो हमारा किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी हमारा चिनाब नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, याद रखना। तो झेलम नदी का मुहाना कहाँ बनता है चिनाब नदी में। आगे बात करेंगे चेनाब नदी के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल आगे बात करेंगे चिनाब नदी का। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात करें हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से हमारा इसका उद्गम होता है। यानी दो नदियों के मिलन से चंद्रा और भागा के मिलन से हमारे चिनाब नदी का उद्गम होता है। अन्य नाम इसको कहते हैं तो चंद्रभागा नदी भी कहते हैं इसको। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारा चेनाब। भारत में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1180 किलोमीटर ये भारत में अपना दूरी तय करती है। आगे बात करेंगे रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का उद्गम के बारे में बात करेंगे तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। चेनाब नदी में इसका मुहाना होता है। अगर देखा जाए रावी नदी का मुहाना कहाँ पर है तो चेनाब नदी में इसका मुहाना है। इसकी अगर बहाव के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। तो देखा जाए रावी नदी का बहाव कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में इसका बहाव है। तो याद रखना रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ है हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा के मिलन से हमारा चेनाब नदी का उद्गम होता है। इनका उद्गम जरूर याद रखना। वहीं अगर हम बात करेंगे झेलम नदी का उद्गम के बारे में तो यह पीर पंजाल श्रेणी के बैरीनाग झील से होता है। और सतलज नदी की उद्गम की बात करेंगे तो हमारा कहाँ से होता है कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट हिमनद से इसका उद्गम होता है। तो ये हमारा शॉर्ट रिवीजन रहा मैप के माध्यम से। तो इनको ज़रूर तैयार कर लेना जितनी भी नदियाँ हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसके बाद अपवाह तंत्र के बारे में बात किया।
तो ये पूरा हमारा शॉर्ट रिवीजन रहा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। खासकर आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए रिवीजन बैच हो सकता है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।